दोस्तों, सांसें थम सी गई हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं जैसे किसी भी पल सब कुछ फट पड़ेगा। दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम जिस सुकून की तलाश में थे, वो अब डर में बदल चुका है। हर गुजरता सेकंड यही संकेत दे रहा है कि सीजफायर बस नाम का रह गया है और टूटने में अब ज्यादा देर नहीं है। अचानक एक बयान आता है और पूरे खेल की दिशा बदल देता है। इजराइल के विदेश मंत्री कैमरे के सामने आते और बिना किसी लाख लपेट के साफ कर देते हैं, लेबनान पर हमला रुकने वाला नहीं है। उनकी आवाज में वही सख्ती थी जो आने वाले तूफान की चेतावनी देती है। वो बताते हैं कि पिछले 40 दिनों में 6500 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन इजराइल पर बरसाए गए और ये सब लेबनान की जमीन से हुआ। इसके पीछे नाम आता है हिजबुल्लाह का और अब इजराइल इसे खत्म किए बिना पीछे हटने को तैयार नहीं। यानी साफ है, अब ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक निर्णायक मिशन बन चुका है। और इसी बीच सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है जब यूनाइटेड स्टेट्स खुद इस मामले से लगभग हाथ खींच लेता है। ट्रंप प्रशासन साफ कर देता है कि इस सीज फायर में लेबनान का कोई जिक्र नहीं था। मतलब वहां जो हो रहा है या होगा वो इस समझौते के बाहर है। लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था। पाकिस्तान ने जब इस सीज फायर का जिक्र किया तो उसने एक ऐसी बात जोड़ दी जिसने पूरे खेल को उलट कर रख दिया। उसने कहा कि सीज फायर हर मोर्चे पर लागू होगा, लेबनान भी इसमें शामिल है। बस यही वो पल था जब हालात बेकाबू होने लगे। ईरान ने तुरंत इस बयान को पकड़ लिया और फिर जो कहा उसने सबकी धड़कनें तेज कर दी। साफ चेतावनी, अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो इसे सीज फायर का खुला उल्लंघन माना जाएगा। और सिर्फ चेतावनी ही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति ने तो सीधी धमकी दे दी, ट्रिगर पर उंगली अभी भी है और जरूरत पड़ी तो वो ट्रिगर दबेगा भी। अब तस्वीर बदल चुकी है और खतरनाक हो चुकी है। अमेरिका के अंदर भी अब सवाल उठने लगे हैं और शक की सुई सीधे पाकिस्तान पर आकर टिक गई है, क्योंकि जो प्रस्ताव अमेरिका ने ईरान तक पहुंचाया था उसमें लेबनान का कोई जिक्र नहीं था। ईरान उसी पर राज्य भी हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के एक बयान ने सब कुछ उलझा दिया और अब ईरान उसी को आधार बनाकर अड़ गया है। अब शर्त साफ है, अगर शांति चाहिए तो हर मोर्चे पर चाहिए, लेबनान, यमन, हर जगह। इजराइल को हर तरफ अपने हमले रोकने होंगे, वरना ये आग फिर भड़क उठेगी। और यही वो बिंदु है जहां दुनिया खड़ी है, एक खतरनाक मोड़ पर। एक तरफ वो ताकतें हैं जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ वो देश हैं जो इस आग को और भड़काने के लिए बस एक मौके की तलाश में है। ट्रंप प्रशासन जो सोच रहा था कि कुछ दिनों में मामला निपटा कर निकल जाएगा, अब खुद उसी जाल में फंसता दिख रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या होगा, सवाल यह है, पहला वार कौन करेगा? क्योंकि अगर वो एक वार हो गया तो फिर यह सिर्फ एक युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि ऐसा तूफान बन जाएगा जो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगा। अब कहानी सिर्फ सीज फायर के टूटने या बचने की नहीं रही, असली खेल अब कौन किसे फंसा रहा है का बन चुका है। जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक वो है जो पर्दे के पीछे चल रहा है। ईरान ने जिस तरह से लेबनान वाली बात को पकड़ लिया है, वो सिर्फ गुस्से की प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक सोची समझी चाल भी हो सकती है। ईरान जानता है कि अगर उसने सीधे युद्ध शुरू किया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन अगर वो सीज फायर उल्लंघन का मुद्दा बनाकर जवाब देता है तो वह खुद को हमलावर नहीं बल्कि जवाब देने वाला साबित कर सकता है। यही उसका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, नैरेटिव का खेल। उधर इजराइल भी अचानक इतनी आक्रामक भाषा में क्यों बोल रहा है? इसका मतलब सिर्फ सुरक्षा नहीं है, यह एक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। इजराइल चाहता है कि दुनिया यह मान ले कि हिजबुल्लाह को खत्म करना अब जरूरी है, ताकि जब बड़ा ऑपरेशन शुरू हो तो उसे विरोध कम मिले। यानी जो बयान आज दिए जा रहे हैं वो असल में कल के बड़े हमले की जमीन तैयार कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प मोड़ पाकिस्तान की भूमिका है। ऊपर से यह एक गलती लगती है, जैसे उसने गलत बयान दे दिया हो, लेकिन अगर इसे गहराई से देखें तो यह एक कूटनीतिक जाल भी हो सकता है। पाकिस्तान ने ऐसा बयान देकर ईरान को एक मजबूत बहाना दे दिया है जिससे वह अमेरिका और इजराइल पर दबाव बना सके। एक लाइन ने पूरे समीकरण को बदल दिया। अब यूनाइटेड स्टेट्स सबसे मुश्किल स्थिति में है। अगर वह इजराइल को रोकता है तो उसकी छवि कमजोर पड़ती है, अगर नहीं रोकता तो ईरान को युद्ध का बहाना मिल जाता है। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा दबाव में है, क्योंकि अब उसके पास सही फैसला जैसा कोई आसान विकल्प बचा ही नहीं है। आने वाले समय में जो सबसे खतरनाक चीज हो सकती है वो सीधा युद्ध नहीं बल्कि सीमित लेकिन लगातार हमले हैं। छोटे छोटे स्ट्राइक, ड्रोन अटैक
मिसाइल वॉर, जो सीज फायर को पूरी तरह टूटने भी नहीं देंगे और शांति बनने भी नहीं देंगे। यह एक ऐसा जाल होगा जिसमें सभी फंसे रहेंगे, लेकिन कोई खुलकर बाहर नहीं निकल पाएगा। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर यह स्थिति लंबी खींचती है तो दुनिया दो हिस्सों में बंटने लगेगी, एक वो जो इजराइल के साथ खड़ा होगा और दूसरा वो जो ईरान के नैरेटिव को सही मानने लगेगा। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि धीरे धीरे एक वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली संभावना अभी भी बाकी है। हो सकता है कि कोई बड़ा देश सीधे युद्ध में कूदने के बजाय इस पूरे संघर्ष को लंबा खींचने में फायदा देखे, क्योंकि जितना लंबा तनाव रहेगा उतना ज्यादा दबाव, उतनी ज्यादा डील्स और उतनी ही ज्यादा राजनीतिक जीत हासिल की जा सकती है। यानी जो हमें दिख रहा है वो सिर्फ शुरुआत है, असल खेल अब शुरू हुआ है। अब आगे क्या होगा इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन संकेत बहुत साफ हैं। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सीधा बड़ा युद्ध तुरंत नहीं होगा, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक खेल शुरू होगा। ईरान अब सीधे हमला करने की जल्दी में नहीं दिखेगा। वो इंतजार करेगा उकसावे का, मौके का और सबसे जरूरी वैध कारण का। अगर इजराइल लेबनान में लगातार स्ट्राइक करता रहा तो ईरान धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रिया बढ़ाएगा, लेकिन एकदम से नहीं। पहले प्रॉक्सी के जरिए दबाव बढ़ेगा, हिजबुल्लाह और दूसरे ग्रुप्स के हमले तेज होंगे। इसका मतलब यह होगा कि युद्ध घोषित नहीं होगा, लेकिन जमीन पर हर दिन लड़ा जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह आएगा कि यह संघर्ष सीमा के अंदर नहीं रहेगा। अभी तक लड़ाई सीमित इलाकों में सिमटी हुई लगती है, लेकिन आने वाले समय में यह फैलने लगेगी थोड़ा थोड़ा करके। कहीं ड्रोन अटैक, कहीं समुद्र में टकराव, कहीं अचानक मिसाइल, और हर बार दोनों पक्ष यही कहेंगे कि उन्होंने सिर्फ जवाब दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स इस पूरे खेल में फंसा रहेगा, लेकिन खुलकर कूदने से बचेगा। अमेरिका की रणनीति अब सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि कंट्रोल की होगी। वह चाहेगा कि हालात इतने बिगड़े भी नहीं कि बड़ा युद्ध हो जाए, लेकिन इतने शांत भी ना हो कि उसका दबदबा कम हो जाए। यानी वह आग को बुझाएगा भी और जलने भी देगा एक सीमित दायरे में। और यही सबसे दिलचस्प स्थिति बनती है पाकिस्तान की। आने वाले समय में पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश करेगा, ताकि वह इस पूरे संकट में अपनी अहमियत बढ़ा सके। लेकिन अंदर ही अंदर उसके बयान और चालें इस तनाव को जिंदा रखेंगी, क्योंकि यही उसकी कूटनीतिक ताकत बन सकती है। सबसे बड़ा खतरा अचानक होने वाली गलती से है। कोई एक मिसाइल गलत जगह गिर जाए, कोई बड़ा कमांडर मारा जाए, या कोई ऐसा हमला हो जाए जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। बस वहीं से खेल पलट जाएगा। तब यह धीमी आग एक बड़े धमाके में बदल सकती है और फिर कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन एक और संभावना है जो और ज्यादा चालाकी भरी है। यह पूरा संघर्ष लंबे समय तक खींच सकता है बिना किसी साफ नतीजे के। दोनों पक्ष अपने अपने फायदे के लिए इसे जिंदा रखेंगे। दुनिया भर में तेल की कीमतें, हथियारों की डील, राजनीतिक दबाव, सब इस आग से जुड़ जाएंगे। यानी युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि बाजार और कूटनीति में भी लड़ा जाएगा। आखिर में सबसे अहम बात, भविष्य में एक बड़ा खुला युद्ध तभी होगा जब किसी एक पक्ष को लगेगा कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। उससे पहले तक यह संघर्ष परछाइयों में, प्रॉक्सी के जरिए और छोटे छोटे वार के रूप में चलता रहेगा। यानी जो आने वाला है वो अचानक नहीं फटेगा, वो धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में लेगा। और जब सबको लगेगा कि अब आदत हो गई है, तभी सबसे बड़ा झटका आएगा।